जस्ट इमेजिन कि आज से 1000 साल पहले जितनी ज़मीन जितनी लैंड थी उतनी ही ज़मीन आज भी है और उतनी ही ज़मीन आगे आने वाले टाइम में भी रहेगी। तो ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वैल्यूएबल एसेट है, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ ज़मीन की डिमांड तो बढ़ती रहेगी मगर इसकी कोई सप्लाई नहीं है। गाइस, आपकी इनकम जितनी भी बढ़ जाए मगर जब तक आप पैसों से पैसा कमाना नहीं सीखोगे तब तक आप कभी वेल्दी नहीं बन सकते। वॉरेन बफेट तो यहाँ तक कहते हैं कि इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। पुअर माइंडसेट वाले इंसान की अगर इनकम बढ़ती है तो वो अपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ बढ़ा लेते हैं, जैसे महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी। मगर रिच माइंडसेट वाले लोग अपने लिए एसेट्स बनाते हैं। अब एसेट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं: गोल्ड, शेयर्स और रियल एस्टेट। अब गोल्ड में 8 से 10% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है शेयर मार्केट, जिसमें आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। मगर इसके लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए और फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट डिप्रिशिएट भी हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो इससे अच्छे रिटर्न्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मगर फिर भी आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, जिससे आपका रिस्क मिनिमम हो जाए और आप मैक्सिमम रिटर्न्स कमा सको। तो आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखने के लिए शेयर मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट में भी पैसा लगाना चाहिए, जिसमें आप मिनिमम रिस्क के साथ साथ मैक्सिमम रिटर्न्स कमा सकते हो। रियल एस्टेट के बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स हैं, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी डिप्रिशिएट नहीं होगी बल्कि हमेशा बढ़ती ही रहेगी, और शायद इसीलिए फोर्ब्स के हिसाब से 90% मिलियनियर्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब रियल एस्टेट में हम 3 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला कि हम कोई बिल्डर बन जाएं, दूसरा हम डीलर या ब्रोकर बन जाएं, तीसरा इंडिविजुअल इन्वेस्टर। चलिए एक एक करके इस तीनों को समझते हैं। बिल्डर वो होते हैं जो खुद लैंड या ज़मीन खरीदकर उस पर कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। अब हम में से मैक्सिमम लोगों के पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम ये सब कर सकें, तो ये आइडिया हमारे किसी काम का नहीं। अब हमारा दूसरा ऑप्शन है डीलर या ब्रोकर बनना, जो कस्टमर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ दिलवाते हैं और अपना कमीशन काट लेते हैं। अब हमारा तीसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मतलब हम जैसे कॉमन लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम जैसे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसके लिए मैं सहारा लूँगा रियल एस्टेट की फील्ड में बाइबल कही जाने वाली बुक द मिलियनियर रियल एस्टेट इन्वेस्टर का, जिसके ऑथर हैं गैरी केलर, जिन्होंने खुद अपने रियल एस्टेट करियर की शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से की थी और आज वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में से एक हैं। सो लेट्स बिगिन। ऑथर एक बार अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां मनाने बीच पर गए हुए थे। वहाँ जिस होटल में वो रुके हुए थे वहीं उनकी मुलाकात एक रियल एस्टेट एजेंट से हुई। अब क्योंकि ऑथर भी एक रियल एस्टेट एजेंट थे तो उस एजेंट ने ऑथर को एक डील के बारे में बताया, जिसमें एक ज़मीन अपने फेयर प्राइस से बहुत अंडर वैल्यूड प्राइस पर बिक रही थी। और उस एजेंट ने ऑथर को ये ऑफ़र भी किया कि अगर वो चाहें तो उस प्रॉपर्टी को एक बार विजिट भी कर सकते हैं। अब उस डील के बारे में जानने के बाद ऑथर को वो डील प्रॉफिटेबल तो लगी, मगर उन्हें थोड़ा सा डाउट था और उन्होंने उस डीलर की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस उसका कार्ड लेकर वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के हफ्ते भर बाद जब उन्हें उस डील के बारे में याद आया तब उन्होंने सोचा कि उस डीलर से कांटेक्ट करके वो प्रॉपर्टी खरीद लें। मगर जब उन्होंने डीलर को कॉल किया तब वो डीलर हंसने लगा और हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि वो डील बहुत अच्छी है। और आपके जाने के दूसरे ही दिन वो प्रॉपर्टी बिक गई और जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने उसे $1,00,000 के प्रॉफिट पर बेच दिया। अब ये सब सुनने के बाद ऑथर को बहुत बुरा लगा कि उनका $1,00,000 का नुकसान हो गया है। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ऑथर उस डील के रिगार्डिंग श्योर नहीं थे और उन्होंने उस डील पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यही गलती हम में से मैक्सिमम लोग करते हैं। कई बार क्लैरिटी ना होने की वजह से हम अच्छी से अच्छी डील्स को मिस कर देते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि हमें किसी भी डील को बिना सही से सोचे समझे, बिना सही से जाने पहले ही जज नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं और समझते हैं अपना दूसरा पॉइंट जो हमें रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। गाइस, रियल एस्टेट बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं और ना सिर्फ रियल एस्टेट में बल्कि हर तरह के करियर में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रियल एस्टेट में कई बार आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा और अपने क्लाइंट को अपनी बात मनवानी पड़ेगी। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ खास नहीं थी, मगर उन्हें ये बात पता थी कि बिना कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किए वो एक अच्छे रियल एस्टेट इन्वेस्टर कभी नहीं बन सकते। तो इसके लिए उन्होंने ज़ेरॉक्स नाम की एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब ज्वाइन कर ली, जिसमें उन्हें लोगों के घर घर जाकर उनको प्रोडक्ट्स बेचने होते थे।
अब स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट्स बेचने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई, मगर धीरे धीरे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो गए और वो ऑलमोस्ट 50% घरों में जब जाते तब कुछ ना कुछ बेचकर ज़रूर निकलते थे। और गाइस, वॉरेन बफेट की कम्युनिकेशन स्किल्स तो इतनी ख़राब थी कि स्टेज पर जाते ही वो डर से कांपने लगते, मगर डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने फेमस पब्लिक स्पीकर डेल कार्नेगी के कोर्सेज़ किए, उनकी बुक्स पढ़ी, उनके सेमिनार्स अटेंड किए और इसी तरह उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर हो गई। गाइस, हम भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी चाहिए। वॉरेन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी की तरह हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए और इस तरह से डेफिनेटली हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना तीसरा पॉइंट, जो है नेटवर्क बिल्डिंग। रियल एस्टेट में वो आपके नेटवर्क्स ही होंगे जो आपको प्रॉफिटेबल डील्स दिलवाएंगे, और जिन लोगों के पास स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं होता वो नेटवर्क मॉडल पर ही काम करते हैं। नेटवर्क मॉडल बेसिकली उन लोगों का नेटवर्क होता है जो रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं। आपके नेटवर्क मॉडल में 3 सर्कल्स होंगे, जिसमें से सबसे पहला सर्कल होगा इनर सर्कल, जिसमें आपके मेंटोर्स, आपके गाइड्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे और आपको डेली बेसिस पर इन लोगों के साथ टच में रहना है। और आपके मेंटोर्स और गाइड्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, रॉबर्ट कियोसाकी, इस बुक के ऑथर गैरी केलर, कोई भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा सर्कल, जिसे हम सपोर्ट सर्कल कहते हैं। इसमें बेसिकली वो लोग होंगे जो आपको डील्स के बारे में बताएंगे, जैसे हेल्पर हो गए, डीलर्स हो गए, इन्वेस्टर्स, लॉयर्स, स्पेशली वो लॉयर्स जो डाइवोर्स करवाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दाम में तभी बेचते हैं जब वो डाइवोर्स कर रहे होते हैं। और इस सपोर्ट सर्कल के लोगों को आपको हर 6 महीने में एक बार तो एटलीस्ट ज़रूर कॉल करना है, या फिर आपको हर 6 महीने में एक बार इनसे मिलने ज़रूर जाना है, ताकि आपके रिलेशंस इनके साथ अच्छे से मेंटेन रहें। अब इसके साथ हमारा तीसरा सर्कल आता है, जिसे हम सर्विस सर्कल बोलते हैं, जिसमें प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, फिटर्स वगैरह होते हैं। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तब उसके बाद उस प्रॉपर्टी को सस्ते रेट में रिफर्बिश करने के लिए सर्विस सर्कल की ज़रूरत पड़ती है, और इन लोगों को आपको एटलीस्ट साल में एक बार तो ज़रूर कॉल करना है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना चौथा पॉइंट, जो है बाय अ प्रॉपर्टी ऑन अंडर वैल्यूड प्राइस। ऑथर का मानना है कि हमारा प्रॉफिट प्रॉपर्टी को बेचते टाइम नहीं बल्कि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम होता है। एक रियल इन्वेस्टर वही होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यूड प्राइस पर खरीदता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी महंगे दाम में खरीद ली है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको उसे बेचने में फिर काफ़ी दिक्कत आएगी और अल्टीमेटली आपको अपने प्रॉफिट मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अब समझते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को पहचाने कैसे कि वो अंडर वैल्यूड है या नहीं। तो इसके लिए ऑथर ने 2 तरीके बताए हैं। पहला, कि आप उसी प्रॉपर्टी के जैसी आसपास की लोकेलिटीज़ की बाकी प्रॉपर्टी को स्टडी करो और पता करो कि उनका रेट क्या है। इससे आपको एटलीस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ का रेट का थोड़ा बहुत अंदाज़ा तो लग ही जाएगा। और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है किसी भी प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का, वो है रेंटल यील्ड। अज्यूमिंग कि कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और उससे पर ईयर का टोटल रेंट आपको 2.5 लाख का मिलेगा, तो उसका रेंटल यील्ड हो गया 2.5% का। और कोई दूसरी प्रॉपर्टी है जो भी 1 करोड़ की है मगर उसका पर ईयर का रेंट 5 लाख है, तो उसका रेंटल यील्ड हो गया 5%। तो इससे हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी बेहतर है, कौन सी प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूड है। और गाइस, इंडिया में अगर आपको रेंटल यील्ड 6.5% या उससे ज़्यादा का मिल रहा है तो वो एक अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी है और आपको उसे ज़रूर खरीदना चाहिए। और 3% या 3% से कम वाली रेंटल यील्ड की प्रॉपर्टी से आपको दूर रहना चाहिए। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला पॉइंट, जो है पुअर पीपल टेक लोन टू बाय लाइबिलिटीज़ बट रिच पीपल टेक लोन टू बाय एसेट्स। ऑथर के फ्रेंड को जब घर खरीदना था तब उसके पास घर खरीदने के लिए बस आधे यानी 50% पैसे थे। तो ऑथर ने अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया कि वो 50% डाउन पेमेंट करके वो घर लोन पर खरीद लें और घर के फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर को रेंट पर उठा दें। तो इस तरह से उसके फ्रेंड को इतना रेंट मिल जाता कि वो लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर देता और इनफैक्ट उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी बच जाते। तो इस तरह से वो घर ऑथर के फ्रेंड को 50% पैसों में ही मिल गया। तो ये तो रिच माइंडसेट वाली अप्रोच थी। वहीं अगर कोई पुअर माइंडसेट वाला इंसान होता तो वो लोन लेकर घर खरीदता और 15-20 साल तक अपनी ही जेब से EMI भरता। अब गाइस, ये सारी तो फैक्चुअल बातें हैं जिन पर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते टाइम बहुत ध्यान देना चाहिए, मगर आपको इन सब बातों के अलावा भी अपना कॉमन सेंस ज़रूर यूज़ करना चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। फॉर एग्जांपल, रियल एस्टेट में PLC यानी प्रेफरेंशियल लोकेशन बहुत मैटर करती है कि वो एरिया कैसा है, आसपास हॉस्पिटल्स हैं या नहीं, वहाँ का सीवेज सिस्टम कैसा है, वो प्रॉपर्टी मेन सिटी से कितनी दूर है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एट्सेट्रा। तो गाइज़,
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें, और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।